हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की जो क्लास है वो होने वाली है गति को लेकर, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था कि बल आरोपित करने के बाद वस्तु गत्यावस्था में आ जाती है, तो किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं ये जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सभी के साथ और भी कई टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न के आधार पर जो है वो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये कहने का मौका नहीं मिल पाएगा और हम सीधे सीधे आएंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे विद एग्जाम्पल और क्लियरिटी के साथ। इस चैप्टर के रिगार्डेड आने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात आती है आपके भौतिक अवस्था की, कि भौतिक अवस्था क्या होती है। किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था क्या होती है, यानी फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट मैंने आपको बताया कि आपकी फिजिक्स क्या है, आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से उठे हो, किस तरीके से आप स्थिर अवस्था में हो या गत्यावस्था में हो। तो भौतिक अवस्थाएं सिर्फ दो होती हैं, एक होता है स्थिर अवस्था और दूसरी होती है गत्यावस्था। लेकिन याद रखिएगा, चाहे गत्यावस्था हो चाहे स्थिर अवस्था हो, दोनों को ही मेजरेबल किसी भी कांस्टेंट यानी किसी भी ओरिजिन पॉइंट से किया जाता है। किसी वस्तु के सापेक्ष अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो आप गत्यावस्था में हो, और किसी भी वस्तु के सापेक्ष आपकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप जो है वो स्थिर अवस्था में हो। यहाँ पर स्थिर अवस्था को तो हमें नहीं एक्सप्लेन करना, लेकिन हमें गत्यावस्था यानी कि गति को एक्सप्लेन करना है। अब गति की बात अगर हम करते हैं तो जैसा मैंने बताया, किसी भी ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष अगर हम मान लेते हैं कि आप अपने घर पे बैठे हो और वहां से आपको अपने दोस्त के घर तक का डिस्टेंस कवर करना है। आपके दोस्त का घर आपके घर से अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो आपका घर जो होगा वो ओरिजिन पॉइंट होगा, और वहां से आप एक निश्चित डायरेक्शन में अपने दूरी को तय करते हो। यहाँ पे बात आती है और भी कई चीजों को जानने की। मैंने जैसा आपको बताया कि गति हमेशा किसी मूल बिंदु के सापेक्ष होती है। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इकाई समय में वस्तु की स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो उसे गति का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आपको यह बताना जरूरी है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसी भी मूल बिंदु के सापेक्ष और समय के अनुसार होता है। हर एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, हर एक दूरी को तय करने में, हर एक गत्यावस्था में आने में आपको एक मार्जिन टाइम की आवश्यकता पड़ती है। अब बारी आती है ये गति कितने प्रकार की होती है। तो होता है ये गति दो प्रकार का, एक समान गति और दूसरा असमान गति। एक समान कहने का तात्पर्य अगर आप निश्चित टाइम इंटरवल में, यानी अगर आप निश्चित समय अवधि में समान दूरियों को तय कर रहे हो तो इसे एक समान गति कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप अलग अलग समय में या तो आपका टाइम चेंज हो जाए या फिर आपके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस चेंज हो जाए, दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है तो इसे असमान गति का नाम दिया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर यही दो चीजें होती हैं, समान गति और असमान गति। यानी एक समान गति, इसको इंग्लिश में हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं, एक समान गति। और दूसरा होता है असमान गति। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि असमान गति कहने का मतलब जिनमें समान दूरी ट्रेवल नहीं किया जाए, और एक समान गति कहने का मतलब निश्चित समय अवधि में निश्चित टाइम ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए। अब बारी आती है ये जानने की कि गति के और कितने रूप होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, गति और कितने प्रकार की हो सकती है। तो पहला होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है आपका वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति जिसको आप ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हमें दो गतियों की चर्चा करनी है। पहली गति है आपकी सरल रेखीय गति और दूसरी है वृत्तीय गति। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर से मैंने आपको एक बार बताना, शायद मैं भूल गई हूँ कि ये रिवीजन क्लासेस है तो मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है। आगे की क्लासेस में मैं पूरी एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उस समय हमारे पास समय भी होगा और पूरा का पूरा कवरेज यानी टॉपिक और सिलेबस को
कवरेज देने का भी पूरी सक्षमता होगी, हमारे पास किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं होने वाली। तो हम यहाँ पे बात करने वाले सरल रेखीय गति की, यानी कि कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में दूरी को प्राप्त करती है, दूरी को कवर अप देती है, तो इसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या फिर गत्यावस्था में अपने आप को प्रस्तावित करना, वो भी सीधी रेखा में, तो इसे सरल रेखीय गति के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसे वृत्तीय गति के नाम से जाना जाता है। आपने झूला बहुत झूला होगा। झूला जब हम झूलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट के आगे और पीछे वस्तु मूव करती है, एक ओरिजिन पॉइंट के आगे और पीछे वस्तु मूव करती है, यानी बैक एंड फ्रो मूवमेंट होती है। इसे हम दोलन गति या ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। वहीं पे बात आती है पीरियोडिक मोशन की, जिसको हम आवर्तीय गति के नाम से जानते हैं। तो पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो पीरियोडिक मोशन होता है, यानी एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को कंटिन्यूअसली जो है वो पूरा किया जाता है। तो ये जो थे वो टाइप्स ऑफ मोशन थे जिनको कि आपको एक्सप्लेन करना है। इसको लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी गति दूरी में क्या अंतर होता है या दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा विस्थापन को लेकर कर लेते हैं। विस्थापन कहने का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा समय के अनुसार तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है, लेकिन ये विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस बहुत बड़ा है, इनको लेकर कम से कम 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो गति के समीकरण को लेकर है। यहाँ पर आपको 3 समीकरण दिए गए हैं। पहले के सिलेबस में आपको इन तीनों समीकरणों का जो है वो गणितीय रूप प्रस्तावित करना था, ज्यामितीय रूप प्रस्तावित करना था, यानी कि मैथमेटिकल और ग्राफिकल इंडिकेशन देना था। एक टॉपिक और है जहां पर आपको वेग और टाइम की ग्राफ को शो करना है। आप एक चीज समझ के चलो, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये चीजें आप एक्सेलरेशन के तौर पर यानी a = v - u / t लेते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। सपोज दैट आपके पास एक कार है, आप किसी एक कार से मूवमेंट कर रहे हो, गति कर रहे हो, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर आपने क्या किया, कार को चलाना चालू किया, तो ये आपका u हो गया। u आपका स्थिर अवस्था में, अगर कार स्थिर अवस्था में तो u क्या हो गया आपका 0 हो गया। वो आफ्टर देन 5 सेकेंड, अगर आफ्टर देन 5 सेकेंड 10 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है तो v क्या हो गया आपका, v हो गया आपका 10 मीटर। अगर हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है v - u / t। अब यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे आप 10 मीटर, माइनस करोगे u को, दैट मीन्स यहाँ पे u है आपका मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 5 सेकेंड। टोटल मिलाकर क्या हो गया, 10 में से माइनस किया आपने 0, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा। और इसके बाद आपने 5 सेकंड को डिवाइड किया तो 5 डिवाइडेड बाई 10 = 2। आपका जो आया आंसर एज अ एक्सेलरेशन वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकालने के लिए आता है। और ये था आपके एक्सेलरेशन का मात्रक यानी यूनिट, जिसको हम मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के नाम से जानते हैं। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि औसत वेग क्या होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत चाल क्या होता है, दैट मींस एवरेज स्पीड क्या होता है। इसको लेकर कुछ फॉर्मुलेशन है जो आपकी किताब में दिए हैं, आप इसे लेकर चलिएगा। मैंने आपको बताया रिवीजन की क्लासेस हैं, तो आगे की क्लासेस में इसको डीपली एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ पर मैं बात सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर कर रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर को लेकर 3 इक्वेशन दिए गए हैं। पहले के सिलेबस में यानी पहले के जो बच्चे 9th करते थे उन्हें इन तीनों ही इक्वेशंस को मैथमेटिकल और जो है वो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन करना, ग्राफिकल जो है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता था, उसको डेराइव करना पड़ता था, उसका फॉर्मुलेशन करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में आपके सिलेबस में ये चीजें डिलीटेड हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के नाम पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन की चर्चा कर देते हैं। 3 इक्वेशंस हैं, यानी 3 इक्वेशंस को आपको पढ़ना है, जिसे हम गति का समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण पहला है आपका v = u + at, दूसरा है आपका s = ut +
हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है आपका 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये तीन इक्वेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे बता रही हूँ V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो है वो इक्वेशन इन्हीं 4 या 5 यूनिट्स के हिसाब से आपको सॉल्व करना है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट मूड में आपको इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर से बोल दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। एक समान गति और असमान गति का जो ग्राफ इंडिकेशन होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो एक समान गति के बनने वाले ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं, चाहे वो पैरेलल हो, यानी एक्स के ओरिजिन के सापेक्ष वो पैरेलल हो, या फिर परपेंडिकुलर हो, या फिर स्लाइंट हाइट के तौर पे हो, बट होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में। वहीं पे असमान गति से बनने वाले जितने भी ग्राफ होते हैं वो जिगजैग या कर्व को शो करते हैं, उसको ढलान को शो करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो त्वरण और मंदन को लेकर होता है। कहने का मतलब अगर त्वरण में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे त्वरण का ही नाम दिया जाता है, लेकिन अगर त्वरण नेगेटिव हो जाए यानी नकारात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हम इसे मंदन या रिटार्डेशन का नाम लेते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। गति के तीनों नियमों को पूछा जा सकता है, साथ में उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेग और समय का ग्राफ पूछा जा सकता है, चाल और समय का ग्राफ पूछा जा सकता है, और लास्टली त्वरण तथा समय का ग्राफ पूछा जा सकता है। इन तीनों ग्राफों में से एक ग्राफ कंपल्सरी एज अ MCQ केस स्टडी या फिर टिपिकल क्वेश्चन जो कि आपको थ्योरेटिकल लिखना हो सकता है, ये आना कंफर्म है। आगे की क्लासेस फिजिक्स को लेकर ही होने वाली है। वैसे बायोलॉजी का एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि नेक्स्ट क्लास जो है वो बायोलॉजी को लेकर यानी कि टिश्यू को लेकर रहे। थोड़ी सी हेजिटेशन की फीलिंग हो रही है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो क्या मैं एक क्लास में इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाऊंगी, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी? तो इसको लेकर आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको टिश्यू वाला जो एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 क्लास खत्म करना है, या फिर उसका स्टेप यानी कि 2 क्लासेस में आप इसे खत्म करना चाहते हो, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाने हैं, खास करके डिफरेंसेस बेस को लेकर। इसी के साथ आशा है आपको ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी, और हम इस पूरी तरीके से इस बात को आश्वासन देते हैं कि अगर आप इस चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ढेर सारी जानकारियों के साथ साथ क्वेश्चन के पैटर्न को भी पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे लास्टली आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।